क्लास 10th में और 20 फरवरी को मेरे प्यारों जो सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारों जो आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं और यह वायरल पेपर मेरे प्यारों जो आपके एग्जाम में आने वाला है। कोड है 825 मेरे प्यारों जो आईजेड। अगर इसको तैयार कर लेते हो तो आप सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर बिल्कुल क्लियर कर पाओगे। और एडमिट कार्ड लेकर जाना, एडमिट कार्ड पर से देखकर सही सही नाम और अंक क्रमांक यहाँ पे लिख लेना है। और जब 2026 बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो आपका सामाजिक विज्ञान में कम से कम मेरे प्यारों 90+ स्कोर रहेगा। और इस पेपर को हल करने के लिए समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे से पहले इस पेपर को सॉल्व करके बैठ जाओगे आप। बोला यहाँ पे निर्देश यहीं पे पढ़ के मैं आपको बता दूंगा। 20 फरवरी को कोई निर्देश पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोग। पहला निर्देश बोल रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब यह है कि शुरू के 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको समाज विज्ञान का पेपर मिले, सबसे पहला काम करना है कि समय निकालकर 15 मिनट का आप सारे के सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन आएगा उस पर ट्रिक लगाते चलिएगा और उन प्रश्नों को सबसे पहले आप लोगों को करना है। इसके बाद है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे के सारे प्रश्न करना जो है वो अनिवार्य है। बोला है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड तथा खंड ब में विभाजित है। यह जो पेपर है 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो आएगा आपका खंड अ, इसके बाद आएगा आपका खंड ब। इसके बाद है चौथा कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर ओएमआर शीट पर दिया जाना है। बोला है कि एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो टोटल आपके पास 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा और उनका उत्तर ओएमआर शीट पे देना होगा आपको। इसके बाद बोला है कि ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कहने का मतलब यह है कि एक बार जो आपने ओएमआर शीट पे रंग दिया, न तो उसे काटना है न तो उसे मेरे प्यार से मिटाना है व्हाइटनर का प्रयोग करके। आगे है कि खंड ब जो है 50 अंकों का। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा, एक वर्णनात्मक पहला, एक वर्णनात्मक दूसरा। और मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न रहेंगे, प्रश्न संख्या 29 का क और 29 का ख। 10 नंबर का तो मानचित्र ही पूछा जाता है। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। तो मेरे प्यार बच्चों, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं मेरे प्यार बच्चों, बस इस पेपर को आप लोगों को तैयार करना है। चलिए अगला निर्देश है, कह रहा है कि दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका को मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए। कह रहा है कि मानचित्र जब आप कर लेंगे तो उस मानचित्र को भी आपको उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करके भेजना है, तभी तो एग्जामिनर चेक करेगा उसको। इसके बाद लास्ट निर्देश कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। जो आंखों से कमजोर हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए अलग से मानचित्र प्रश्न दिए गए हैं। पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट हुआ है। देखिए खंड अ, और खंड अ में दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ में रहेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, में थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखने में अच्छे तरीके से आसानी हो। देखिए पहला प्रश्न, इस प्रश्न को कई बार मैं पढ़ा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों। जो डेली पढ़ते होंगे हमसे वो तुरंत इसका उत्तर दे पाएंगे। देखिए पहला प्रश्न बोला यहां पे कि निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो किसने गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था मेरे प्यारे बच्चों? उनका नाम था ज्यूसेppe मेस्सनी। कौन? ज्यूसेppe मेस्सनी उनका नाम था। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज्यूसेppe मेस्सनी ने ही एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। क्लियर है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि कार्य लॉ से संबंधित देश है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो कार्य लॉ से संबंधित जो देश है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन है। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। आगे है प्रश्न संख्या 3। यह भी प्रश्न कई बार पढ़ा चुका हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। किस सन में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो सन 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में। बी वाला जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आएगा प्रश्न संख्या 4। कह रहा है कि महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। कई बार इस प्रश्न को भी पढ़ा चुका हूं। तो महामंदी का जो सबसे बुरा असर पड़ा था मेरे प्यारे बच्चों वो कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। किस पे? कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न संख्या 5वां है कि गुलामगिरी किसकी रचना है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो गुलामगिरी है किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपका ज्योतिबा फुले की, ज्योतिबा फुले की। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। इसको भी मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। 3-4 ऑप्शन में से कौन ऐसा विषय है जो संघ सूची से संबंधित है? वह है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरक्षा। कई बार पढ़ा चुका हूं। ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें उसमें जो भाषा है उसको किस अनुसूची में रखा गया है? तो उसको मेरे प्यार के भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8वां कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन इन 4 ऑप्शनों में से गलत है ये हम लोगों को बताना है। तो गलत है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कह रहा है कि यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है। क्या संविधान एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है? बिल्कुल गलत बात है।
तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता ये बताना है। तो यह जो है मेरे प्यार जो लोकतंत्र की विशेषता है, बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या 10वां। प्रश्न संख्या 10वां है मेरे प्यारे बच्चों कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो कह रहा है यहां पे कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो वह आपका बहुसंख्यकों का शासन, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो कौन सा वर्गीकरण सही है, वह है आपका जैव और अजैव दोनों, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। देखिए कह रहा है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो जो किया था, किस नगर में आयोजित किया गया था प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, तो रियो डी जेनेरो में किया था। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। कह रहा है कि खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। इस प्रश्न को तो कोई भी बता सकता है कि खरीफ की फसलों के बोए जाने का जो समय है वो है आपका जून जुलाई। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है। तो कौन सा ऊर्जा खनिज है, इन चारों ऑप्शनों से बताना है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो वह है आपका प्राकृतिक गैस। क्या है, प्राकृतिक गैस। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है कि कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण इन चारों ऑप्शनों में से कौन है, वह है आपका सूती वस्त्र उद्योग। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। कह रहा है कि भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की टोटल संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो टोटल संख्या है आपका 18। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 17 कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो आर्थिक क्षेत्रक है वो कौन सा है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो आर्थिक क्षेत्रक है वो तृतीय क्षेत्रक है। किससे अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 18वां प्रश्न। कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, यह बताना है। तो सन 1986 में पारित हुआ था। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न संख्या 19। कह रहा है कि किसी देश का विकास आधारित होता है। तो किसी देश का जो विकास होता है वो किस पर आधारित होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय पर आधारित होता है, औसत साक्षरता दर पर आधारित होता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर आधारित होता है। इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। इसके बाद लास्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 20वां बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न है कि मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो मनरेगा जो कार्यक्रम हुआ था मेरे प्यारे बच्चों वो वर्ष 2005 में लागू हुआ था। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर बता दिया। 20 में 20 नंबर आपका आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए क्योंकि पूरा डिटेल में मैंने आंसर यहां पे आप लोगों को बताया है। चलिए खंड अ यहां पे आप लोगों का समाप्त हो गया। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है खंड ब। खंड ब में सबसे पहले दिया हुआ है वर्णात्मक पहला। ठीक है, वर्णात्मक पहला, इसमें आया प्रश्न संख्या 21। ठीक है, जिसमें इतिहास और भूगोल के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। 4 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, दोनों ही 4-4 नंबर के हैं। तो दोनों में इसको एक ही करना है, मैं दोनों का आंसर बता दूंगा, जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो देखिए यहां पे प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 लिखेंगे, ये हेडिंग रहेगी आपकी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन कई कारणों से बढ़ा। कौन कौन से कारण से बढ़ा देखिए। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि ब्रिटेन के कारखानों युद्ध संबंधी जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त हो गए, जिससे मैनचेस्टर से भारत में माल का जो आयात हो कम हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि भारतीय उद्योगों को अचानक एक विशाल स्थानीय बाजार मिल गया, जिससे उन्हें उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिल गया था। इसके बाद है आप लोगों का तीसरा पॉइंट कि ब्रिटिश सरकार ने भी युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का समर्थन दिया, क्योंकि उन्हें सेना के लिए वस्त्र, जूट, बैग और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता थी। बस इतना पॉइंट आपको लिख देना मेरे ख्याल से 4 नंबर आप लोगों को मिल गया। इतना आसान शब्दों में कोई आंसर आप लोगों को बताएगा नहीं, याद भी हो जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो G77 देशों से आप क्या समझते हैं।
ठीक है, इसका उत्तर देख लीजिए। तो इसका होगा देखिए अथवा का, लिखेंगे इसका आंसर कि G77 विकासशील देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना जो हुआ था सन 1964 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD के दौरान हुई थी। प्रारंभ में इसमें 77 देश शामिल थे, इसलिए इसे G77 कहा गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता स्थापित करना और संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों की सामूहिक आवाज को मजबूत करना है। बिल्कुल डिटेल में मैं इसका आंसर लिख दिया हूं, बिल्कुल शॉर्टकट में। आप जब इसका उत्तर लिखोगे एग्जाम प्रभावित हो जाएगा, एग्जामिनर जो चेक करेगा। जो मेन वर्ड है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसी तरह आपको भी हाईलाइट कर देना है पेपर में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22। देखिए प्रश्न संख्या 22 है कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि लोकतंत्र जो शासन है वो अन्य व्यवस्थाओं से कैसे बेहतर है, यह बताना है। 4 नंबर मिलेगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके प्रश्न और दिया है कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। दोनों में से कोई एक ही करना है, मैं दोनों का आंसर बताऊंगा। पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं कि लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है कैसे, ये बताना है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 22, लिखेंगे कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि यह समानता, जवाबदेही और वैधता को बढ़ावा देता है। फिर इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह नागरिकों के बीच समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जहां सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं और उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाब देना पड़ता है। इसके बाद लिखेंगे तीसरा पॉइंट कि यह एक वैध सरकार का गठन करता है जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, जिससे शासन को वैधता मिलती है। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला प्रश्न आप कर लीजिए कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों अथवा का। देखिए अथवा का आंसर है, लिखेंगे पहला इसमें कि लोकतंत्र में सरकार नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से बनती है, जिससे सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि सरकार को संसद, विधानसभा के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है और उनके कार्यों पर निगरानी रखी जाती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि लोकतंत्र में शासन संविधान और कानून के अनुसार चलता है, जिससे सरकार जिम्मेदार बनती है। इसके बाद चौथा है कि जनता की सहमति और समर्थन से बनी सरकार को हम लोग वैधता प्राप्त होती है। ठीक है, यहां पे मैंने 4 पॉइंट लिखा है, बस इतना ही पॉइंट, 4 पॉइंट आपको लिख देना है। 4 नंबर आपको मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मिल जाएगा। तो प्रश्न 22 का मैंने दोनों बता दिया। अब आएंगे प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर इसमें मिलेगा, और भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख करेंगे तो 2 नंबर इसमें मिलेगा। टोटल 4 नंबर मिलेगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके प्रश्न और है कि भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए, भी 4 नंबर है। तो दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, मैं आंसर दोनों को बताऊंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। पहले इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न संख्या 23, लिखेंगे कि वैश्वीकरण जो है वह विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, मेरे प्यारे बच्चों अथवा का। देखिए अथवा का आंसर है, लिखेंगे पहला इसमें कि लोकतंत्र में सरकार नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से बनती है, जिससे सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि सरकार को संसद, विधानसभा के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है और उनके कार्यों पर उनके कार्यों पर निगरानी रखी जाती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि लोकतंत्र में शासन संविधान और कानून के अनुसार चलता है, जिससे सरकार जिम्मेदार बनती है। इसके बाद चौथा है कि जनता की सहमति और समर्थन से बनी सरकार को हम लोग वैधता प्राप्त होती है। ठीक है, यहां पे मैंने 4 पॉइंट लिखा है, बस इतना ही पॉइंट, 4 पॉइंट आपको लिख देना है। 4 नंबर आपको मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मिल जाएगा। तो प्रश्न 22 का मैंने दोनों बता दिया। अब आएंगे प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर इसमें मिलेगा, और भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख करेंगे तो 2 नंबर इसमें मिलेगा। टोटल 4 नंबर मिलेगा। अगर प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके प्रश्न और है कि भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए, भी 4 नंबर है। तो दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, मैं आंसर दोनों को बताऊंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। पहले इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न संख्या 23, लिखेंगे कि वैश्वीकरण जो है वह विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे कि भारतीय उद्योगों पर इसका प्रभाव जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा बढ़ी और कुछ स्थानीय उद्योग प्रभावित हुए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हालांकि इसने भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार तक पहुंच
प्रदान किए और निर्यात के अवसर जो है वह बढ़ाएं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को आंसर लिखना है पॉइंट बनाकर मेरे प्यारों, बिल्कुल एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को देगा। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए कि भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। अभी प्रश्न तो 4 नंबर का ही है, तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, अथवा का उत्तर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए पहला लिखेंगे पॉइंट कि रेल परिवहन भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सस्ता परिवहन साधन है जिसने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इससे कच्चे माल और तैयार माल का परिवहन आसान और सस्ता हुआ जिससे उद्योग और कृषि दोनों को बढ़ावा मिला। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि रेल परिवहन ने देश के दूर दराज क्षेत्रों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे कि भारत में रेलवे का जाल अत्यंत विस्तृत है जो व्यापार, आवागमन और रोजगार के अवसर बढ़ाता है। बस इतना ही पॉइंट आपको आंसर में लिखना है मेरे प्यारों। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 है कि मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय सुझाइए। 2 नंबर के हिसाब से 4 नंबर आपको मिलेगा, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 24 कि मृदा अपरदन को रोकने के 2 उपाय हैं। कौन कौन से? तो पहला है वन रोपण। इसमें लिखेंगे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने से मिट्टी की ऊपरी परत को बहने से रोका जा सकता है क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है। और दूसरा होता है सीढ़ीदार खेती। इसमें लिखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर पानी के बहाव को धीमा किया जा सकता है जिससे मिट्टी का जो कटाव होता है वो कम होता है। बस, अगर ये नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। अथवा करके नीचे प्रश्न और दिया है कि चतुर्थक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है, 2 उदाहरणों सहित इसकी व्याख्या कीजिए। 4 नंबर भी है, ठीक है, इसको कर लेना अगर वो वाला नहीं याद हो पा रहा है तो इसके लिखेंगे अथवा वाला का उत्तर कि चतुर्थक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से इसलिए अलग है क्योंकि यह ज्ञान, सूचना और अनुसंधान आधारित सेवाओं से संबंधित होता है, जबकि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र वस्तुओं के उत्पादन और वितरण से जुड़े होते हैं। इस क्षेत्र में शारीरिक श्रम की अपेक्षा बौद्धिक और तकनीकी ज्ञान का अधिक महत्व होता है। चतुर्थक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जानकारी का सृजन, विश्लेषण और प्रसार करना होता है। उदाहरण के तौर पे पहला लिख देना सूचना प्रौद्योगिकी IT की सेवाएं और दूसरा लिख देना अनुसंधान एवं विकास। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 भी यहाँ पे पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब आएगा आप लोगों का वर्णनात्मक दूसरा। इसमें आपके बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होगा क्योंकि सारे प्रश्न 6-6 नंबर करेंगे, तो 150 शब्दों में इनका उत्तर देना है मेरे प्यारे बच्चों। मैं बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगा, इसका टेंशन ना लीजिए आप। प्रश्न संख्या 25 देखिए, कह रहा है कि सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। कितने नंबर मिलेंगे आपको? 6 नंबर मिलेंगे। तो चलिए पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए वर्णनात्मक दूसरा, ठीक है, प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पहले देखें हम लोग सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है। तो सत्याग्रह का अर्थ हेडिंग डाल के लिखेंगे कि सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया एक विचार और संघर्ष का तरीका है। सत्य का अर्थ सत्य तथा आग्रह का अर्थ दृढ़ आग्रह है, अर्थात सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय का विरोध करना। क्लियर है? अब हेडिंग डालेंगे महात्मा गांधी के विचार क्या थे इस पे। तो पहला विचार लिखेंगे कि सत्याग्रह पूर्ण रूप से अहिंसा पर आधारित होता है। दूसरा विचार उनका यह था कि इसका उद्देश्य विरोधी को दंड देना नहीं बल्कि उसके हृदय में परिवर्तन लाना है। तीसरा विचार यह था कि सत्याग्रही को कष्ट सहने और आत्म बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। और चौथा यह है कि सत्य, नैतिक शक्ति और आत्मसंयम को गांधी जी ने सत्याग्रह का मूल आधार माना। क्लियर है? बिल्कुल आसान भाषा में लिख के लेकर आए मेरे प्यारों, तो तुरंत याद हो जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, अथवा करके प्रश्न और दिया है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। भी प्रश्न 6 नंबर है, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो चलिए हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए अथवा वाला का उत्तर लिखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे। देखिए सबसे पहला कारण यह था कि ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियां। इसमें लिखेंगे कि अंग्रेजी शासन की शोषणकारी और भेदभावपूर्ण नीतियों से भारतीयों में असंतोष फैला। दूसरा यह था आर्थिक शोषण। इसमें लिखेंगे भारी कर, भारतीय उद्योगों का विनाश और धन का निकास, ड्रेन ऑफ वेल्थ ने राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म दिया। तीसरा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें लिखेंगे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने राष्ट्रीय चेतना जागृत की। और यहां पे चौथा लिखेंगे आधुनिक शिक्षा का प्रसार। इसमें लिखेंगे अंग्रेजी शिक्षा से पढ़े लिखे माध्यम वर्ग में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। पांचवा लिखेंगे
प्रेस और साहित्य की भूमिका। इसमें हम लोग लिखेंगे कि समाचार पत्रों और राष्ट्रवादी साहित्य ने लोगों में एकता और जागरूकता फैलाई। और लास्ट हेडिंग लिखेंगे 6 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। लिखेंगे कि कांग्रेस ने भारतीयों को एक साझा मंच प्रदान किया जिससे राष्ट्रवाद को संगठित रूप मिला। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए यहां पे मैंने प्रश्न 25 का दोनों आंसर बता दिया, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, जो आपका मन करे उसको याद करके जाइएगा। अब आएंगे प्रश्न संख्या 26 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 26 है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है कि 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो मैं आंसर दोनों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 26 वाला देखेंगे कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न 26 लिखेंगे कि भारत की शासन व्यवस्था संघीय है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया है। इसकी प्रमुख विशिष्टताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी? तो पहला यह है शक्तियों का विभाजन। इसमें लिखेंगे कि संविधान में केंद्र और राज्यों के विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। इसके बाद हम लोग दूसरा लिखेंगे, दूसरा है आपका यहां पे लिखित एवं सर्वोच्च संविधान। इसमें लिखेंगे कि भारत का संविधान लिखित और सभी सरकारें इसके अधीन कार्य करती हैं। तीसरा लिखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें लिखेंगे न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और केंद्र राज्य विवादों का समाधान करती है। चौथा है यहाँ पे कि द्विसदनीय व्यवस्था। लिखेंगे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद पांचवा है संविधान की सर्वोच्चता। लिखेंगे कोई भी सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। इसके बाद 6 पॉइंट लिखेंगे एकता के साथ विविधता। लिखेंगे संघीय जो व्यवस्था है देश की एकता बनाए रखते हुए क्षेत्रीय विविधताओं को मान्यता देती है। चलिए अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है कि 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे अथवा करके लिखेंगे कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इसका अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण है और राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। इनके 3 प्रावधान है। कौन कौन? पहला है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। लिखेंगे सभी नागरिक अपने धर्म का पालन और पूजा अर्चना स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 15 तक है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तीसरा है राज्य का धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण, अनुच्छेद 28 से लेकर 51A। लिखेंगे राज्य स्कूलों में किसी भी धार्मिक शिक्षा में बाध्य नहीं करता और नागरिकों को सभी धर्मों का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 की तरफ। प्रश्न संख्या 27 है कि भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर मिलेगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके दिया है कि भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो पहले हम लोग ये वाला देखेंगे कि भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न संख्या 27 देखिए उत्तर लिखिए कि भारतीय वनों का आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है। ये न केवल रोजगार और आय का स्रोत है बल्कि उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल भी प्रदान करते हैं। हेडिंग है आर्थिक महत्व। पूछा था ना आर्थिक महत्व। लिखेंगे पहला वन उत्पाद। वन उत्पाद में लिखेंगे कि वनों से लकड़ी, ईंधन, रबर, गोंद, ताड़ और अन्य उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं जो घरेलू और औद्योगिक कार्यों में काम आते हैं। दूसरा लिखिएगा औद्योगिक कच्चा माल। इसमें लिखिएगा वनों से प्राप्त कागज, रबर, दवा, रंगाई और अन्य कच्चा माल उद्योगों में उपयोग होता है। तीसरा है रोजगार। लिखिएगा कि वनों में लकड़ी काटने, वन उत्पाद इकट्ठा करने, पर्यटन और वन उद्योगों में लोगों को रोजगार मिलता है। इसके बाद चौथा लिखिएगा राष्ट्रीय आय। लिखिएगा वन उत्पादों की बिक्री और पर्यटन से सरकार को राजस्व मिलता है जिससे राष्ट्रीय आय में योगदान होता है। इसके बाद पांचवा लिखिएगा अन्य लाभ। लिखिएगा वनों से उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा आती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं जो है मजबूत होती है। क्लियर है? अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिएगा कि भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। चलिए इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा? देखिए अथवा करके इसका आंसर लिखना चालू कीजिएगा कि भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम का उत्पादन और वितरण बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम मुख्य रूप से असम, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। इसके बाद लिखिएगा उत्पादित तेल को रिफाइनरियों में भेजकर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि में बदला जाता है। इसके बाद पाइपलाइन, रेलवे और टैंकरों के माध्यम से विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है। पेट्रोल पंपों के जरिए आम जनता और उद्योगों तक यह तेल जो है उपलब्ध होता है। फिर लिखिएगा पेट्रोलियम उद्योग रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देता है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न संख्या 28।
प्रश्न संख्या 28 है कि आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 6 नंबर। अगर ये प्रश्न नहीं आता है आपको तो अथवा करके प्रश्न और दिया है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए, ये भी 6 नंबर का है। तो पहले हम लोग ऊपर वाला देखते हैं कि आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न संख्या 28 का कि आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऋण के माध्यम से सरकार, उद्योग और किसान अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं और विकास की दिशा में काम करते हैं। इसके बाद लिखेंगे अगले, यानी ऋण की भूमिका पूछा था ना, तो पहला लिखेंगे कृषि में योगदान। इसमें लिखेंगे कि किसानों को कृषि ऋण मिलने से बीज, उर्वरक, सिंचाई और मशीनरी खरीदने में मदद मिलती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। दूसरा हम लोग लिखेंगे औद्योगिक विकास। अगली अड़ी रहेगी औद्योगिक विकास। लिखेंगे उद्योगों को ऋण मिलने से नए उद्योग स्थापित होते हैं और उत्पादन बढ़ता है, जिससे रोजगार और आय में वृद्धि होती है। तीसरा हम लोग लिखेंगे व्यक्तिगत और व्यावसायिक निवेश। इसमें लिखेंगे ऋण से लोग घर, व्यापार या शिक्षा में निवेश कर सकते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। और चौथा यहाँ पे आर्थिक सुधार और विकास। लिखेंगे सरकार ऋण का उपयोग सार्वजनिक परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास योजनाओं में करती है, जिससे समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। क्लियर है? चलिए आप अगर प्रश्न नहीं करना चाहते तो ये वाला कर लीजिए कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका आंसर होगा अथवा का। लिखेंगे कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारियों की सुरक्षा करना और उनके हितों की रक्षा करना है। यह आंदोलन उपभोक्ताओं का शोषण और दोषपूर्ण वस्तुओं से बचाने में मदद करता है। हेडिंग डालेंगे परिचय। परिचय में यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे कि उपभोक्ता आंदोलन 1960 से लेकर 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब उपभोक्ताओं ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए संगठित होना शुरू किया। इसके बाद दूसरा लिखेंगे कि भारत में 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसने उपभोक्ताओं की कानूनी सुरक्षा दी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि उपभोक्ता संगठन और अदालतें उपभोक्ताओं की बेईमानी, नकली उत्पाद और अधूरी सेवाओं से बचाने में सक्रिय है। इसके बाद लिखेंगे इस प्रकार भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाया और उनके अधिकारियों की रक्षा सुनिश्चित की है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इसका भी आंसर मैंने पूर्ण रूप से डिटेल में, वो भी सिंपल वर्डों में आंसर लिख के लेकर आया है, ताकि आपको आसानी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों याद हो पाए। अब आया मेरे प्यारे बच्चों मानचित्र संबंधित प्रश्न। आपको एक मानचित्र मिलेगा, प्रश्न संख्या 29 का क। देखिए बोला है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र पृष्ठ संख्या 13 पर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन पे आधे आधे अंक निर्धारित हैं। जैसे पहला प्रश्न यहां बोला है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो भी सितंबर 1920 में वो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों कोलकाता में। कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसका आंसर लिखोगे कोलकाता। इसके बाद मानचित्र आपको मिलेगा, मानचित्र पे कोलकाता लोकेशन को देखकर और वहां पे इस चिन्ह से आपको दर्शा देना है। समझ में आ गया? इस चिन्ह से लिखने के बाद यहां पे लिख दीजिएगा कोलकाता। इसके बाद दूसरा है कि वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो जलियांवाला बाग की घटना कहां घटा था? अमृतसर में मेरे प्यारे बच्चों। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, कहां पे? अमृतसर। और अमृतसर कहां पे पड़ता है? पंजाब में। आप कोष्टक में पंजाब भी लिख दीजिएगा। क्लियर है? फिर वहां पे आपको मानचित्र में लोकेशन ढूंढना पड़ेगा कि अमृतसर पंजाब का लोकेशन कहां है। फिर यह वाला चिन्ह आपको यहाँ पे इस तरह बनाकर और इस तरह आपको उसके बगल में अमृतसर और कोष्टक में पंजाब लिख देना है। इसके बाद तीसरा कि वह स्थान जहां नील की खेती करने के वाले किसानों का आंदोलन हुआ। तो नील की खेती जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों आंदोलन, वो हुआ था चंपारण में। कहां पे हुआ था? चंपारण में। तो यहाँ पे लिखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण। और चंपारण कहां है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपका बिहार में। चंपारण जो है वो कहां पे है? बिहार में है। कोष्टक में आप बिहार लिख दीजिएगा और मानचित्र पे बिहार और चंपारण, बिहार में चंपारण है, उस पे लोकेशन ढूंढकर और इस चिन्ह से प्रदर्शित कर दीजिएगा। इसके बाद है चौथा, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन कहां किया था? अहमदाबाद में। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, कहां पे किया था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद, ठीक है, यहां पे लिख दीजिएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पड़ता है मेरे पास? गुजरात में। तो कोष्टक में गुजरात लिख दीजिएगा। इसके बाद वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना घटी। तो चौरी चौरा घटना कहां घटा मेरे प्यारे? सबको मालूम है, गोरखपुर में। कहां पे? गोरखपुर। और गोरखपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कोष्टक में उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा। तो पांचों प्रश्नों को उत्तर बता दिया, सिर्फ आपको मानचित्र में इसको दर्शाना है। इसके बाद खवाला है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र पृष्ठ संख्या 15 में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन पे आधा आधे अंक आपको निर्धारित है। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि ओडिशा राज्य की एक प्रमुख नदी इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। तो देखिए ओडिशा राज्य का कोई भी एक नदी का नाम आप इस चिन्ह के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे ओडिशा में पड़ता है आपका महानदी,
क्या पड़ता है? महानदी। तो महानदी आपको दर्शा के इस चिन्ह से आपको डिनोट कर देना है मानचित्र पे। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी नगर को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो यहाँ पे आप भोपाल, जहां पे मानचित्र में भोपाल का लोकेशन होगा वहां पे भोपाल लिखकर और इस चिन्ह के द्वारा आप वहां पे दर्शा दीजिएगा। तीसरा है कि सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो सूती वस्त्र का कोई एक केंद्र, तो सूती वस्त्र उद्योग का कोई केंद्र देखिए दो जगह है, एक आपका मुंबई में है जिसे महाराष्ट्र में पड़ता है, एक अहमदाबाद में है। तो आप दोनों आंसर लिख सकते हो, मतलब दोनों में से कोई एक, या तो आप मुंबई वाला लिख लीजिएगा, ठीक है, मुंबई में भी आपका सूती वस्त्र उद्योग है जो कि महाराष्ट्र में है, और एक आपका कहां पे? अहमदाबाद, मैंने बताया, ठीक है, अहमदाबाद में भी आपका सूती वस्त्र उद्योग है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है। इस चिन्ह के द्वारा दर्शा दीजिएगा।